तवांग में एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच आज दूसरे दिन भी भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास जारी रहेगा। अत्याधुनिक लड़ाकू जेट, रफाल और सुखोई समेत भारतीय वायुसेना के लगभग सभी फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के इलाके में 2 दिन का बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है। युद्धाभ्यास के पहले दिन वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करते हुए अपनी सैन्य क्षमताओं को परखा। हालांकि वायुसेना ने यह जरूर साफ कर दिया है कि ये युद्धाभ्यास किसी भी तरह तवांग सेक्टर में हुई घटना से जुड़ा हुआ नहीं है और ये अभ्यास पहले से तय था। इधर डोकलाम में चीन की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसके तहत उसने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। डोकलाम में वो जगह है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, जिसे हड़पने के लिए चीन ने एक बार फिर बड़ी साजिश रची है और उस साजिश के तहत चीन ने डोकलाम में कई निर्माण कर लिए हैं। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें दिखा कि चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी पर पुल बना लिया है। उस पुल के पास कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। हालांकि 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों सेनाओं ने विवादित जगह से अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें भी बनाई गई हैं। आशंका यह है कि चीन ने 2017 के मुकाबले उस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को दुगना कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर चीन से भारी तनाव के बीच भारत और नेपाल आज से सैन्य युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक चलेगा। भारत और नेपाल के बीच ये 16वां सैन्य अभ्यास है। हालांकि इस अभ्यास से भी चीन को बेचैनी हो सकती है। भारत और नेपाल के बीच सामरिक रिश्तों में मजबूती चीन के मंसूबों पर पानी भी फेर सकती है। उधर अरुणाचल के तवांग में चीन को खदेड़ने के साथ ही सेना ने एलएसी के पास सड़कों की मरम्मत का काम तेज कर दिया। एलएसी के पास ऐसे ही एक इलाके में न्यूज 18 की टीम भी पहुंची, जहां बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की देखरेख में सड़कों की मरम्मत की जा रही थी। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर माइनस तापमान में भी सभी लोग अपने काम में जुटे रहे ताकि चीन सीमा तक पहुंचने के रास्तों में किसी तरह की अड़चन ना आए। चाहे जितनी भी कोई भी सिचुएशन हो, इस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से काम होता रहता है। इसके अलावा न्यूज 18 की टीम अरुणाचल में चीन सीमा के काफी करीब उस इलाके में पहुंची जहां से चीन के सैनिकों की चौकियां चंद कदमों की दूरी पर हैं। फिलहाल आपको कोहरा नजर आ रहा होगा चारों तरफ, लेकिन मैं बिल्कुल चाइना के पास खड़ी हूँ। 9 दिसंबर की झड़प के बाद चीन के सैनिक अपनी सीमा में दुबके हुए हैं, जबकि भारत के जवान एलएसी पर बाज की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। बड़ी खबर बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी की आतंकवाद पर आयोजित बैठक में पाकिस्तान पर फिर से जमकर निशाना साधा है। जयशंकर ने मुंबई आतंकी हमले और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले का जिक्र भी किया। इन दोनों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से है। उन्होंने कहा कि हम एक और मुंबई का 26/11 या न्यूयॉर्क का 9/11 नहीं होने दे सकते। दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के तौर पर देखती है। पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि वो कब तक आतंकवाद का समर्थन करना चाहता है। You're asking the wrong minister when you say how long will we do this, because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan intends to practice terrorism. इस बीच भारत की सीमा के पास के इलाकों को हथियाने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग वाली चाल चल रहा है। मतलब ये कि चीन जमीन के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पैर जमाने की कोई साजिश में जुटा है, ताकि एक बार में उसकी चोरी पकड़ी न जाए, और इसे ही सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी बड़ी रकम पर हाथ साफ करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाएं, जिससे इस बात का पता ही न चले कि अचानक पूरी रकम कहां गई। यूरोप में 1940 के दशक में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल सैन्य रणनीति के तौर पर किया गया था, और चीन भी अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसा ही करता है, जिसका जिक्र पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे ने किया। This is the tactics that they have adopted and we are continuing to do, what we call salami slicing. चीन के सैनिक भी भारत की सीमा के पास के इलाकों में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रणनीति ये होती है कि अगर उनके आगे बढ़ने का पता भारत को न चले तो फिर वो वहां अपनी पैठ बना लेंगे। हालांकि भारत के सामने चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली चाल फेल ही रही, क्योंकि भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हर बार चीन के सैनिकों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते।
बड़ी खबर, यूएनएससी में विदेश मंत्री ने आतंकवाद के मसले पर चीन पर निशाना साधा। जयशंकर ने कहा कि एक चुनौती ये है कि हम दोहरे मानकों से कैसे निपटे। किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है तो हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर करना चाहिए। यूएनएससी में साक्ष्य समर्पित प्रस्तावों को बिना किसी कारण के रोका गया है। यूएनएससी में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा के समय एस जयशंकर ने चीन पर निशाना साधा। उधर 9 दिसंबर को तवांग में भारत के साथ हुई झड़प के बाद चीन ने एलएसी की निगरानी का नया प्लान तैयार किया है। भारतीय वायुसेना से निपटने के लिए चीन न सिर्फ अपने लड़ाकू विमानों और हथियारों को बदल रहा है, बल्कि वो ड्रोन की फौज उतारने की भी तैयारी में है। क्योंकि भारत के पास एक से बढ़कर एक लड़ाकू विमान और ताकतवर मिसाइलें हैं जिनसे पार पाना चीन के बूते के बाहर है, और इसीलिए वो अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए 350 पुराने J-7 फाइटर जेट की पूरी फ्लीट को चौथी और 5वीं पीढ़ी के J-16 और J-20 से बदल दिया, जिन्हें एलएसी के पास तैनात किया गया है। इनके अलावा चीन के Z-10 और Z-20 अटैक हेलीकॉप्टर भी तिब्बत में तैनात हैं। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि एलएसी की निगरानी के लिए चीन 550 नए ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम खरीद रहा है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश के पास तैनात करने का प्लान है। भारत के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से बचने के लिए चीन के HQ-17 एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी तक मार करने वाली HQ-9 मिसाइलें भी मोर्चे पर हैं। भारत की ताकत से घबराकर चीन ने एलएसी के पास कई नए रनवे और विमानों को रखने के लिए मजबूत हैंगर तक बना लिए हैं। बड़ी खबर, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। श्रद्धा के पिता विकास गोलकर आज वसई विरार पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। श्रद्धा के पिता सुबह 10:45 पर पुलिस कमिश्नर से मिलकर श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद वो मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं। डीएनए मैच होने के बाद श्रद्धा के पिता पहली बार पुलिस के सामने आ रहे हैं। इस बीच चीन के अपने सैनिकों के डीएनए में छेड़छाड़ करके उन्हें सुपर सोल्जर बनाने की खबरों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। चीन पर इस तरह के आरोप कई बार लग चुके हैं। 2 साल पहले तो अमेरिका के सबसे टॉप इंटेलिजेंस अधिकारी ने यह दावा तक कर दिया था कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि चीन अपने सैनिकों पर टेस्ट कर रहा है, ताकि वो अनलिमिटेड ताकत वाले सैनिकों की फौज तैयार कर सके। ऐसे खूंखार सैनिक जो अपने अंदर ही पूरी की पूरी सेना की ताकत रखते हों। अमेरिका यह भी कह चुका है कि चीन क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग टूल के जरिए अपने सैनिकों के डीएनए में मन मुताबिक बदलाव करना चाहता है, ताकि उनमें सिर्फ और सिर्फ ताकत और जोश हो, उनकी कोई कमजोरी हो ही ना, जो कैसा भी और कितना भी दर्द सह सकें, जिन्हें न नींद आए न भूख लगे, जो इतने जालिम हो कि न जान लेने से डरें और इतने बेखौफ हों कि न जान देने से डरें। अब ऐसा तो रोबोट के साथ ही हो सकता है। अमेरिका का दावा भी यही है। उसका कहना है कि चीन ऐसे सैनिक बनाना चाहता है जो इंसान की शक्ल में रोबोट ही होंगे। हालांकि इस बात पर शक है कि चीन अपनी कोशिश में कितना कामयाब हो पाएगा, क्योंकि जीन एडिटिंग तकनीक से बीमारियों का इलाज और पौधों को मॉडिफाई तो किया गया है, लेकिन ये तकनीक अभी इतनी एडवांस्ड भी नहीं हुई है कि इंसान को सुपरमैन ही बना दे। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से फिल्म पठान पर मचे बवाल के बीच शाहरुख खान का बयान सामने आया है। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान ने कहा कि सिनेमा की भूमिका से हालात बेहतर होंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं, आप और सभी सकारात्मक लोग जिंदा हैं। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। उधर एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने भारत के तवांग सेक्टर में एक सोची समझी प्लानिंग के तहत घुसपैठ की कोशिश की, क्योंकि उसे भारत की तेजी से बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत से डर लग रहा है। कोरोना और यूक्रेन जंग के बाद चीन की आर्थिक हालत पतली हो चुकी है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तरक्की के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। ये तक अनुमान लगाया गया कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद चीन की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत की आर्थिक ही नहीं सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। और ये बात शी जिनपिंग के सर का दर्द बन गई, जिसकी वजह से उन्होंने एलएसी पर जंग का एक नया मोर्चा खोलने की प्लानिंग कर ली। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश उस प्लानिंग का पहला पड़ाव था, जिसे पार करने के लिए शी जिनपिंग ने अपने 300 सैनिक भारत के तवांग सेक्टर भेजे थे, जिन्हें भारतीय सेना के हाथों मुंह की खानी पड़ी और वो उल्टे पांव लौट गए। लेकिन 9 दिसंबर की घटना ने चीन की खुराफात की पोल खोल दी।
इस घटना के बाद कहा गया कि शी जिनपिंग ने चीन में चल रहे प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करवाया, क्योंकि वहां की जीरो कोविड पॉलिसी पर जनता में जबरदस्त गुस्सा है, जिसे उसने चीन की सड़कों पर उतरकर दिखाया था। जानकार मानते हैं कि शी जिनपिंग चाहते थे कि इस मामले से दुनिया का ध्यान हटे और इसीलिए उन्होंने एलएसी पर हलचल शुरू कर दी। यानी चीन के 100 दर्द की एक दवा है और वो भारत है, जहां अशांति फैलाकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में रहता है। कुछ महीने पहले तक तो वो ताइवान के चक्कर में पड़ा था, जिसकी वजह से उसने साउथ चाइना सी में जंग का माहौल बना दिया था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने आंखें दिखाई, चीन सोच में पड़ गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसने ताइवान पर अब तक हमला नहीं किया है, क्योंकि उसे पता है कि वो ताइवान की सेना से नहीं बल्कि अमेरिका की भारी भरकम सेना से जंग लड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने डंके की चोट पर ताइवान का साथ देने का ऐलान किया हुआ है और ऐसे ही चीन की खामोशी की वजह माना गया। जबकि भारत के केस में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चीन को लगता है कि भारत के साथ जंग होने पर अमेरिका या रूस जैसे देश उसके साथ खड़े नहीं होंगे और जितनी देर होगी भारत की सेना और पैसों की ताकत बढ़ती जाएगी, जबकि चीन की हालत पतली होती जाएगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शी जिनपिंग नहीं चाहते कि एलएसी विवाद लंबा खिंचे, क्योंकि 1962 में और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है और भारत की सेना चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने की काबिलियत रखती है और चीन के नेता माओ का 1949 में देखा गया सपना सच होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी, क्योंकि 1949 में माओ ने कहा था कि चीन को हथेली और 5 उंगलियां वापस लेनी चाहिए, जिसमें हथेली का मतलब तिब्बत और 5 उंगलियों का मतलब लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल था। यानी गलवान हो या तवांग, चीन के सैनिकों ने जानबूझकर एलएसी पार करने की कोशिश की, क्योंकि शी जिनपिंग जंग के प्लान के तहत घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं, जिससे वायुसेना की ताकत में एक बार फिर इजाफा हो गया। इस बीच मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर को बड़ी खबर, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन ने सेंसरशिप और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि भारत में नागरिक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सिनेमा को लेकर आज भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। And I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. इधर फ्रांस से आखिरी रफाल विमान भी भारत आ गया। भारत और फ्रांस के बीच 36 रफाल विमानों का सौदा हुआ था, जो आखिरी रफाल विमान के भारत आने पर पूरा हो गया। फ्रांस और भारत के बीच 2016 में 36 रफाल लड़ाकू विमानों की डील हुई थी, जिसके तहत 36वां रफाल विमान भारत पहुंचा, जिससे वायुसेना की ताकत में एक बार फिर इजाफा हो गया। इस बीच मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया। गाजीपुर की एमपी एमएलए गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 5 मामलों में दोषी पाया और गैंगस्टर एक्ट के तहत उन्हें सजा दी। जिन 5 मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषी पाया गया, उसमें अवधेश राय हत्याकांड भी शामिल रहा। मुख्तार अंसारी के साथ उनके सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट पर भीड़ कम करने के लिए हुई अहम बैठक में कई फैसले लिए गए। ये बैठक केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आईबी, सीआईएसएफ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे चली बैठक में एयरपोर्ट पर सामान की जांच करने वाली मशीनों की संख्या बढ़ाने समेत कई अहम फैसले लिए गए। कुछ दिनों पहले ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा किया था, जहां उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाने का भरोसा दिया था। बड़ी खबर, आज गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह शाम 4:30 बजे के करीब वाराणसी पहुंचेंगे, जहां से वो बीएचयू में काशी तमिल संगमम में पहुंचेंगे। इस दौरान अमित शाह का भाषण भी होगा। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 30 पार पहुंच गया। जहरीली शराब के मामले में लोगों का गुस्सा नीतीश कुमार पर फूटने लगा, खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार ने छपरा की घटना पर बोलते हुए कह दिया कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, जिस पर बवाल मच गया। छपरा के सरकारी अस्पताल में अब भी ऐसे कई लोग भर्ती हैं जिनकी तबीयत जहरीली शराब पीने से बिगड़ी थी। कुछ मरीजों की हालत गंभीर है और कुछ ऐसे हैं जो तेजी से ठीक हो रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान के बाद इन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अस्पताल में भर्ती लोगों ने बिहार की पुलिस पर शराब माफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया। घूस लेता है, ऐसे ना
नीतीश कुमार का बंद हो जाता है तो दंड कहा जाता है बिहार में। खबर है कि जहरीली शराब से बीमार हुए लोग सिर्फ सरकारी अस्पताल में नहीं है, इसलिए जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। गांव और आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक कई ऐसे लोग हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत पर नीतीश कुमार ने एक विवादास्पद बयान दे दिया। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। जिसके बाद नीतीश कुमार एक चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसे दिखने लगे। विपक्ष में बैठी बीजेपी को तो सरकार को घेरने का मौका मिला ही, खुद सरकार में शामिल पार्टियों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। बीजेपी का आरोप यह है कि शराबबंदी लागू होने के बाद से जहरीली शराब ने 1000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। और बीजेपी के इस आंकड़े से आरजेडी भी सहमत है, जो बिहार की सरकार में जेडीयू की सहयोगी है। आरजेडी के एमएलए सुधाकर सिंह ने शराबबंदी को नरसंहार कह दिया। इसको मैं मानता हूं नरसंहार के बराबर है। कांग्रेस भी राज्य की सरकार में शामिल है, लेकिन छपरा की घटना को वो सरकार की नाकामी मानती है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेगी कि इस पे जो भी प्रशासन से जहां गलती हुई हो उनको आप दंडित करिए। मतलब ये कि इस पूरे विवाद में नीतीश कुमार एकदम अकेले दिखने लगे, जिन्हें लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है और अपने सहयोगी दलों का भी। लेकिन इस घटना के बाद बिहार में महागठबंधन की दरार भी साफ दिखने लगी, जबकि बिहार में बीजेपी के सामने एकजुट विपक्ष को बड़ी चुनौती माना जाता है। लेकिन जहरीली शराब की घटना पर महागठबंधन टुकड़े टुकड़े होता दिखने लगा। मतलब ये कि 2024 में बीजेपी से लड़ने की तैयारी से पहले विपक्ष नीतीश कुमार से ही लड़ने में जुट गया। बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी उस वक्त बीजेपी और जेडीयू की ही सरकार थी, लेकिन अब इस घटना के बाद बीजेपी को जेडीयू पर हमला बोलने का मौका मिल गया। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लोग, इन्हीं वर्गों के लोग मर रहे हैं। विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधानसभा में घुसने के रास्ते पर बीजेपी के विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ठीक उसी वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विधानसभा पहुंचे। मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार बीजेपी विधायकों के बीच से गुजरे। बीजेपी के विधायकों से काफी गर्मजोशी से मिलने के बाद नीतीश अंदर गए। नीतीश को देखते ही बीजेपी विधायकों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, लेकिन सीएम के गुजरते ही तमतमाए चेहरों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। बड़ी खबर, बिहार के सभी थानों में जब्त शराब की होगी जांच, लैब में भेजे जाएंगे जब्त शराब के सैंपल, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट की जाएगी जब्त शराब। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। छपरा में जहरीली शराब से अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और जिस तरीके से वहां पर सियासत गर्म है, माहौल जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अब ये बड़ी खबर है शराब कांड से जुड़ी हुई। जो भी शराब जब्त की गई है उसकी जांच होगी, उसके बाद ही उसको नष्ट किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था उसके बाद से लोगों का गुस्सा वहां पर चरम पर है। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन की ये खबर है कि जो भी शराब अभी तक जब्त की गई है पहले उसकी जांच होगी, उसके बाद ही उसको नष्ट किया जाएगा और शराब के सैंपल पहले लैब में भेजे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बिहार में मर रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बिहार में पहले से ही शराबबंदी लागू है। उसके बावजूद यहाँ पर ये मामला सामने आता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बयान देते हैं उस पर भी सियासत होती है। नीतीश कुमार ने कहा था कि जो भी शराब पिएगा वो मरेगा। ऐसे में लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिला है और अब ये अवैध शराब से मरने वालों की संख्या यहाँ पर 30 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में अब जो शराब अलग अलग इलाकों से जब्त की गई है उसके सैंपल भेजे जाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर फायरिंग हुई है। एक पाकिस्तानी फौजी की मौत हुई है, 15 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया यह गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चमन सीमा पर तालिबान और पाकिस्तान सैनिकों के बीच झड़प हुई है। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग भी की गई, जिसमें एक पाकिस्तानी फौजी की मौत हुई है जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। वहीं इस झड़प के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में इमरजेंसी भी घोषित की गई है। इस बीच फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस के जीतने के बाद मोरक्को के समर्थकों ने फ्रांस के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन किए। बुधवार को हुए मुकाबले में फ्रांस की टीम ने मोरक्को को हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली, जिससे भड़के मोरक्को के प्रशंसकों ने फ्रांस के मोंपेलिये शहर में आगजनी की। वहां से आए एक वीडियो में फ्रांस के समर्थक आतिशबाजी करते नजर आए, जिससे नाराज होकर मोरक्को के प्रशंसकों ने हवा में उड़ाए जाने वाले पटाखों को जमीन पर रखकर जला दिया। यही नहीं, गुस्से से तमतमाए मोरक्को के समर्थकों ने एक कार से लटकते फ्रांस के झंडे को भी खींचकर फाड़ दिया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने उस कार को घेरना शुरू किया, ड्राइवर ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार को मोड़ा और रफ्तार तेज कर दी, जिसकी वजह से कई लोगों को चोट आई। वीडियो में दिखा कि एक आदमी तो उस कार के नीचे आने से बुरी तरह घायल हो गया, तो वहीं कुछ और लोगों को भी जोरदार टक्कर लगी,
जिसके बाद मोरक्को के प्रशंसकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालात इतने खराब हो गए कि उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आए पुलिस वालों से भी वहां धक्का मुक्की होने लगी, जिसके बाद उन्हें वहां से तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। और इस बवाल की वजह थी एक रात पहले कतर में हुआ फीफा विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला, जहां फ्रांस ने मोरक्को के खिलाफ 2 गोल दागे और उसके फाइनल में पहुंचने के सपने पर पानी फेर दिया। मैच को शुरू हुए 5 ही मिनट हुए थे कि फ्रांस के खिलाड़ी थियो हर्नांडेज ने पहला गोल दागकर मोरक्को को मुश्किल में डाल दिया। वहीं मैच का दूसरा गोल 79वें मिनट में सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे कोलो मुआनी ने दागा, जिसके बाद इस मैच में वापसी कर पाना मोरक्को के लिए नामुमकिन हो गया। हालांकि इस मैच के दौरान 61% वक्त तक गेंद मोरक्को के खिलाड़ियों के पास रही, लेकिन वो एक भी गोल करने में नाकाम रहे। यही वजह थी कि हार से बौखलाए उनके प्रशंसकों का गुस्सा फ्रांस के लोगों पर निकला, जिसके बाद उन्होंने कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन और आगजनी कर हंगामा मचाया। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां कोलकाता समेत कई इलाकों में करीब 3 मिनट तक एक रहस्यमयी रोशनी देखी गई। खबर है कि आसमान में भी लोगों ने मुर्शिदाबाद, विष्णुपुर में भी ये रहस्यमयी रोशनी देखे जाने का दावा किया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। ये ब्रेकिंग न्यूज है कि रहस्यमयी रोशनी देखी गई। हालांकि इसके बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये रोशनी किसकी वजह से देखी गई है और अलग अलग इलाकों में देखी गई, जिसमें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी शामिल है। और काफी देर तक ये रहस्यमयी रोशनी देखी गई है। अग्नि 5 हालांकि मिसाइल देखे जाने की अटकलें हैं, लेकिन क्या ये रोशनी अग्नि 5 मिसाइल की ही थी, ये अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की वजीयत तब हुई जब वहां के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। आतंकी ओसामा बिन लादेन और संसद हमले का जिक्र करते हुए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की बोलती ही बंद कर दी। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. यूएन सुरक्षा परिषद में काउंटर टेररिज्म और रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म पर ओपन डिबेट की अध्यक्षता करते हुए भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी खरी खरी सुनाई। एस जयशंकर ने इशारों में चीन को आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ खड़ा बताया। उन्होंने साफ किया कि चीन न सिर्फ आतंकी साजिश रचने वाले देशों का साथ देता है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का गलत इस्तेमाल तक करता है। पाकिस्तान और चीन को आईना दिखाने के बाद एस जयशंकर ने दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रैपिड रेल के निर्माण कार्य के समय एक मजदूर का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। उसने ठेकेदार पर वेतन नहीं देने का आरोप लगाया है। मेरठ के परतापुर इलाके में रैपिड रेल की साइट पर काम कर रहा एक मजदूर टावर पर चढ़ गया। वो टावर से कूदकर खुदकुशी करने की धमकी देने लगा, जिससे साइट पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन समेत रैपिड रेल के निर्माण से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश करने लगे। टावर पर चढ़ी मजदूर ने ठेकेदार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसने 4 महीने से मजदूरी नहीं देने का भी आरोप लगाया। मजदूर के मुताबिक पैसे नहीं मिलने की वजह से उसका परिवार परेशान है। वो 2 घंटे में बकाया तनख्वाह दिए जाने की मांग करने लगा। उसने सुसाइड की धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया। अरे ऐसा ना करो, उनसे उतर जाओ यार। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद अधिकारी उसे समझाने में कामयाब हो गए और उसे सुरक्षित नीचे उतार दिया गया। दिल्ली और मेरठ के बीच हाई स्पीड मेट्रो रेल का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इधर आईएसआई और सिक्स फॉर जस्टिस के लिए जासूसी करने के आरोप में तपेंद्र सिंह नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। तपेंद्र सिंह को चंडीगढ़ के सेक्टर 40 से मोहाली की स्पेशल सेल ने पकड़ा, जिस पर आरोप है कि पिछले करीब 4 साल से वो पंजाब की सरकारी इमारतों की तस्वीरें और नक्शे आईएसआई और सिक्स फॉर जस्टिस संगठन को भेज रहा था। जासूसी के आरोप में पकड़े गए तपेंद्र सिंह के एक कट्टरपंथी समूह से जुड़े होने की भी जानकारी मिली। पिछले हफ्ते ही पंजाब के तरन तारण में पुलिस स्टेशन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। गांधी की इस मूर्ति को भारत ने ही यूएन को तोहफे में दिया था, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में की गई। महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे, जिसके बाद एंटोनियो गुतेरेस ने ट्वीट कर लिखा कि यूएन मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा उनके आदर्श याद दिलाएगी। इस बीच भगोड़े नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया। प्रत्यर्पण के खिलाफ वहां के सुप्रीम कोर्ट जाने की नीरव की अर्जी लंदन हाईकोर्ट में खारिज हो गई।
यानी अब वो अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकेंगे। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश भी लंदन हाई कोर्ट ने ही दिया था, लेकिन इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। पर अब अर्जी खारिज होने के बाद नीरव को भारत लाना आसान हो गया। गुजरात के बनासकांठा में बनास नदी पर बने पुल को तोड़ते समय बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इस दौरान किसी की जान नहीं गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिखाई दिया कि महज 6 सेकंड में पुल का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। पुल की जगह उसके मलबे ने ले ली। मलबे के गिरते ही धूल का एक गुबार उठा। पुल पर काम कर रही मशीन और उसका ड्राइवर एक झटके में पुल के मलबे के साथ नीचे आ गए। इस घटना की डराने वाली तस्वीरें सामने आई। कांकरेज तहसील के उबरी गांव में बनास नदी पर बना पुल जर्जर हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने उसे तोड़ने का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया। आरोप लगाया गया कि ब्रिज को तोड़ने के समय ठेकेदार की ओर से सावधानी नहीं बरती गई और इस वजह से ही पुल का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर आ गया। गनीमत रही कि इस बीच किसी की मौत नहीं हुई। केवल पुल तोड़ने के काम में लगी मशीन ड्राइवर समेत नीचे गिर गई, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। हालांकि उसे समय पर रेस्क्यू किया गया। उधर अमेरिका के कई इलाके बर्फीले तूफान की चपेट में आ गए। इस बर्फीले तूफान ने अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ऐसा कहर बरपाया कि वहां एक दिन पहले करीब 2000 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ गईं, क्योंकि आसमान में उठे बवंडर से मौसम का मिजाज बदल गया। इस बर्फीले तूफान का सबसे ज्यादा असर अमेरिका के लुइसियाना राज्य में देखने को मिला। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक इलाके में हवा का कहर साफ नजर आया। इतनी तेज हवाएं चलीं कि सालों से तनकर खड़े पेड़ मिनटों में उखड़कर गिर गए। कई जगह तो उन्होंने अपने पास के मकानों को ही तहस नहस कर दिया। ये बवंडर जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ता गया। बवंडर ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। इससे कई इमारतों को बुरी तरह नुकसान हुआ, जबकि कुछ मकानों की छतें उखड़कर जमीन पर आ गिरी। और लुइसियाना में कई जगहों पर तेज हवाओं ने ऐसा तांडव किया कि वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 साल का एक बच्चा और उसकी मां भी शामिल है। बताया गया कि इस तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही लुइसियाना, टेक्सास और ओक्लाहोमा में मचाई, जहां 30,000 से ज्यादा घरों में रहने वाले लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा। इस बीच अमेरिका के मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि यह तूफान अगले 2 दिन तक वर्जीनिया में कहर बरपा सकता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक छात्र एक ऐसा हेलमेट तैयार किया है जिसको पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है। सीतापुर में राजकीय इंटर कॉलेज में 10वीं क्लास के छात्र ने अनोखा सर्किट तैयार किया, जिसके कारण हेलमेट पहनने के बाद ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। छात्र अरुण कुमार ने इसमें 2 वायरलेस सर्किट का इस्तेमाल किया। इनमें से एक सर्किट मोटरसाइकिल में और दूसरा हेलमेट में लगाया। हेलमेट के अंदर एक स्विच लगाया जो हेलमेट पहनने के बाद ही ऑन हुआ, जिसके कारण हेलमेट में लगे सर्किट में करंट आ गया और मोटरसाइकिल में लगा रिले एक्टिव हो गया और वो स्टार्ट हो गई। तो ज्यादातर जो हादसे होते हैं वो हेलमेट की ना लगाने की वजह से होते हैं, जिससे कि बहुत हानि होती है और जिससे आदमी की सीधे जान खोना पड़ता है। कॉलेज के प्रिंसिपल का भी मानना है कि इससे हादसों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। हमारे समाज के लिए, देश के लिए और जो मानवीय क्षति होती है, हानि होती है जीवन की, जन धन की, उससे बहुत ज्यादा इससे बचत होगी। इस सर्किट को तैयार करने में महज 400 रुपए खर्च हुए। अरुण कुमार के इस काम की डीएम और एआरटीओ ने भी तारीफ की। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में मिली हड्डियां श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गईं, जिससे साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं, जिन्हें उसे मारने के बाद मेहरौली के जंगलों में आरोपी ने फेंक दिया था। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर मिली 16 से ज्यादा हड्डियों को सीएफएसएल भेजा गया था, जहां फोरेंसिक लैब में उनका मिलान श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल से किया गया। पुलिस के मुताबिक जांच में साफ हो गया कि ये हड्डियां श्रद्धा की ही थीं, क्योंकि वो उसके पिता के डीएनए सैंपल से मैच हो गई। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। साथ ही पुलिस को एफएसएल रोहिणी से आफ्ताब पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई, जिसके बाद उसे नाको टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर जंगल से श्रद्धा के कुछ कपड़े भी मिले, जिन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मामूली विवाद पर 2 गुटों के बीच मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सड़क पर कुछ लोग आपस में बातचीत करते दिखाई दिए। इस बीच एक आदमी दूसरे का हाथ पकड़े दिखा। इसके बाद उन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। 2 गुटों के लोगों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। एक आदमी को तो सड़क पर गिराकर मारा गया। मारपीट की ये घटना छतरपुर में पुलिस लाइन के सामने की बताई गई। जानकारी के मुताबिक शाम को कुछ लोग चाय पीने गए थे। इस दौरान 2 गुटों के लोगों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। इस घटना का वीडियो पास ही खड़े एक आदमी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उधर चीन में कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट के कारण हालात बेकाबू हो गए। वहां की सड़कें सुनसान हैं। लोगों के बीच कोरोना की वजह से दहशत का माहौल बना हुआ है। सबसे बुरा हाल इस वक्त चीन की राजधानी बीजिंग का है, जहां सरकार के भी हाथ पांव फूलने लगे।
और उन्होंने फिर से सख्त नियम जल्द लागू करने के संकेत दिए। बीजिंग की सड़कें सुनसान हैं और लोग बुरी तरह डरे हुए हैं। जैसे हालात ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण भारत समेत दुनिया के कई बड़े देशों में बने थे, उससे भी बुरे हालात अब चीन में बन रहे हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों के आंदोलन की वजह से चीन ने नियमों में ढील दी थी, लेकिन ये ढील अब भारी पड़ती दिख रही है। अचानक बंदिशें हटने के कारण हुआ कोरोना विस्फोट चीन की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। पता चला है कि वहां ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक सब वेरिएंट BF.7 बहुत तेजी से फैल रहा है। BF.7 को कोरोना का सबसे तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। ऊपर से चीन की मुसीबत यह है कि वहां वैक्सीनेशन की रफ्तार भी काफी कम है, जिसे कोरोना फैलने की बड़ी वजह माना जा रहा है। बीजिंग में कोरोना विस्फोट होने के बाद चीन की सरकार ने लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का मिशन शुरू कर दिया, जिसका सीधा मतलब यह कि कोरोना विस्फोट को रोकने में चीन पूरी तरह फेल हो गया। ऊपर से चीन ने यह भी मान लिया कि कोरोना के मरीजों और उससे होने वाली मौत से आंकड़े भी भरोसे लायक नहीं है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने हालात बेकाबू होते ही घुटने टेक दिए और साफ कहा कि अब वायरस को ट्रैक करना मुमकिन नहीं है। जबकि इससे पहले नेशनल हेल्थ कमीशन अपनी वेबसाइट पर कोरोना मरीजों के आंकड़े रोज जारी करता था, लेकिन उसने रोजाना के आंकड़े जारी करना भी बंद कर दिया। हालांकि चीन के सरकारी आंकड़ों पर दुनिया को भरोसा कभी भी नहीं रहा, लेकिन अब तो आंकड़े जारी ही नहीं होंगे। माना जा रहा है कि हालात संभालने के लिए चीन की सरकार कुछ बड़े कदम उठाने वाली है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण कार्यों को हटा दिया। इस दौरान अधिकारियों को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मनेन्द्रगढ़ में वन विभाग की जमीन पर बने निर्माण कार्यों को प्रशासन ने हटा दिया। प्रशासन का बुलडोजर एक के बाद एक मकानों को जमींदोज करता गया। कार्रवाई के समय उठा धूल का गुबार छटा तो मकानों की जगह केवल मलबा दिखाई दिया। कार्रवाई के समय अधिकारियों को लोगों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। भीड़ ने बुलडोजर को घेर लिया। लोगों ने आरोप लगाया कि मकान बनाने के समय उन्हें क्यों नहीं रोका गया। हालांकि भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों के समझाने के बाद लोग हट गए और प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने 17 जगह पर अतिक्रमण हटा दिया। संयुक्त रूप से हमारे वन विभाग, पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से हम लोगों ने 30 अतिक्रमणों की सूची तैयार की थी, जिनको पूर्व में भी इनको बेदखल करने के लिए सूचित किया जा चुका था। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। इधर मुंबई के वसई में समंदर किनारे एक दंपति को नोटों से भरा बैग मिला और उन्हें बैग में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट मिले। और उन्हें यह बैग वसई बीच पर सफाई के दौरान मिला, जिसमें करीब 57,000 रुपए मिले। हालांकि बैग में बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट थे, जिसके बाद उस दंपति ने नोटों से भरे बैग को पुलिस स्टेशन में जमा करा दिया। मामले की कार्रवाई में पुलिस ने RBI की भी मदद ली ताकि पता लगाया जा सके कि नोट असली हैं या नकली। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने क्लीन चिट दे दी। किरीट सोमैया और उनके बेटे पर INS विक्रांत फंड में हेराफेरी के आरोप में FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन जांच में आर्थिक अपराध शाखा को किसी तरह के सबूत नहीं मिले, जिसके बाद इस मामले में जांच टीम ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। किरीट सोमैया पर INS विक्रांत की मरम्मत के नाम पर गलत तरीके से 57 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का आरोप लगा था। महाराष्ट्र के पुणे में एक बिल्ली की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। कुछ लोगों ने डॉक्टर से मारपीट की। घटना की तस्वीरें CCTV में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि कुछ लोग एक बिल्ली का इलाज करवाने के लिए वेटरनरी डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचे। बताया गया कि इलाज के समय बिल्ली की मौत हो गई, जिसके बाद उसके साथ आए लोग भड़क गए। इन लोगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। उनकी क्लिनिक में मौजूद अन्य लोगों को भी पीटा। यहाँ तक कि क्लिनिक में रखा सामान भी उठाकर पटकने लगे। इस बीच एक महिला हंगामा कर रहे लोगों को रोकती दिखाई दी। वीडियो में एक आदमी टेबल पर लिटाकर बिल्ली को CPR देने की कोशिश करता दिखा। उसने बार बार बिल्ली की धड़कन महसूस करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मारपीट और हंगामे की तस्वीरें क्लिनिक में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा को निशाने पर लिया। इस बार उन्होंने बाजवा को पाकिस्तान का दुश्मन तक बता दिया और इमरान खान ने आरोप लगाया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने दुश्मन से कहीं ज्यादा उनके देश को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान के मुताबिक जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ रहते हुए न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पार्टी PTI के कई नेताओं को भी परेशान किया। इसके साथ ही इमरान खान ने बाजवा पर पाकिस्तान की गठबंधन सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाजवा ने शरीफ परिवार से जुड़े लोगों की जमकर तरफदारी की। यही नहीं, इमरान खान का यह भी आरोप है कि बाजवा के दखल से शहबाज शरीफ की पार्टी से जुड़े कई लोगों को उनके अपराधों के लिए माफी दे दी गई।
जबकि उन लोगों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। इसी वजह से इमरान खान ने बाजवा को पाकिस्तान के लिए दुश्मन से भी खतरनाक बताया। इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़वाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। असल में इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने 2019 में बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का आरोप है कि इस बात का एहसान मानने के बजाय बाजवा इसके बाद उनकी सरकार गिराने में जुट गए थे। उधर पश्चिम बंगाल के कोलकाता समेत कई इलाकों में एक रहस्यमयी रोशनी देखी गई। ये रोशनी कुछ मिनटों तक देखी गई, कुछ मिनटों के बाद ये रोशनी गायब भी हो गई। लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। दावा है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में ये रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी है, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। बताया गया कि करीब 3 मिनट तक आसमान में रहस्यमयी रोशनी को देखा गया। हालांकि इस रोशनी को अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये रोशनी मिसाइल की परीक्षण की वजह से तो नहीं इधर दिखाई दी कोरोना है। वैक्सीन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी मोडर्ना ने ठीक उसी तकनीक से ऐसी वैक्सीन बना ली जो जानलेवा कैंसर से बचा सकती है। कैंसर की इस एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन का शुरुआती ट्रायल भी पूरा कर लिया गया, जिसके शानदार नतीजों ने डॉक्टरों को उम्मीद से भर दिया कि स्किन, आंत और दूसरी तरह के कैंसर के मरीजों की जिंदगी अब बचाई जा सकेगी। कैंसर की एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन उसी मैसेंजर आरएनए तकनीक का इस्तेमाल करती है जिसकी मदद से कोरोना वैक्सीन बनाई गई थी। अहम बात यह है कि ये वैक्सीन हर कैंसर पेशेंट की तबीयत देखकर बनाई जाएगी। इस वजह से ये महंगी होगी लेकिन साथ ही असरदार भी। इसे साबित करने के लिए स्टेज 3 और 4 के गंभीर स्किन कैंसर से जूझ रहे 157 मरीजों पर यह वैक्सीन टेस्ट की गई। ये वो मरीज थे जिनकी सर्जरी पहले ही हो चुकी थी। इनमें कुछ मरीजों को करीब 1 साल तक कैंसर की वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी दोनों दी गई, वहीं कुछ को सिर्फ इम्यूनोथेरेपी दी गई। नतीजे सामने आए तो वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी दोनों लेने वाले मरीजों में कैंसर से मौत या कैंसर के दोबारा होने की संभावना में 44% की गिरावट देखी गई। हालांकि ये शुरुआती स्टडी है। इस नई कैंसर वैक्सीन को कारगर साबित करने के लिए और ट्रायल करने होंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने राहगीरों और मेट्रो कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पाया। चलती कार में लगी आग देखते ही देखते भीषण हो गई। आसपास में हड़कंप मच गया। पहले कार के अगले हिस्से यानी बोनट में आग लगी, फिर धीरे धीरे आग पीछे की ओर बढ़ने लगी। कार में लगी आग को देखकर उसे बुझाने के लिए राहगीरों और मेट्रो कर्मचारियों ने काफी मेहनत की। मिट्टी, बालू और पानी की मदद से काफी देर तक आग बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। आग बुझाने में लगे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस बीच फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने लोगों की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कार सवार पहले ही कार से बाहर निकल गया था, जिससे उसकी जान बच गई।